अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में साल 2022 की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो या डॉलर और रुपए की खींचातानी, शहर कराची की तामीर और तरक्की हो या मसाइल के हल के दावे, सियासी मुलाकातों की बाज़गश्त हो या एंटरटेनमेंट की नोक झोंक। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब। जी सबा चौधरी, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लाहौर के कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। साल 2022 में लाहौर में होने वाले जुराइम की शरह क्या रही? शोबिस की दुनिया के लिए साल 2022 कैसा रहा? लाहौर में पहली मर्तबा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जिलानी पार्क में चाय फेस्टिवल का इनकाद। लाहौर में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पिछले साल की तरह 2022 में भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। साल 2022 में पाकिस्तान ने खेल की दुनिया में क्या खोया क्या पाया? जी तो नाज़रीन, लाहौर की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत हैं खबरों की हेडलाइंस। साल 2022 में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। कराची होलसेल ग्रोसर्स मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। साल 2022 के आखिरी कारोबारी दिन 30 दिसंबर में भी अमरीकी डॉलर की उड़ान और पाकिस्तानी रुपए की नाकदरी रही। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स हुक्काम की कार्रवाई, अरबों रुपए की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शहर कराची की हालत ठीक करने के लिए दिन रात काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची का इंतजामिया को इंदिया। कराची शहर के ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए 200 से जायद मुकामात पर चार्ज पार्किंग परमिट जारी कर दिए गए। बैरिस्टर अमजद मलिक की वजीर आजम से मुलाकात, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर तबादला ख्याल। साइकिल पर दुनिया घूमने निकलने वाली ब्राजीलियन फैमिली एक रात के लिए सेंट डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पुलिस की मेहमान बन गई। कोरोना का नया वेरिएंट क्या है और कितना खतरनाक है? सरबरा इन्फेक्शन डिजीज प्रोफेसर सईद खान की खुसूसी तहकीक। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची होलसेल ग्रोसर्स ग्रुप के आदाद व शुमार के मुताबिक जनवरी 2022 से दिसंबर के अख्तिताम तक महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में शहर कराची में रोज़मर्रा अशिया खुर्दोनोश में से फ़ाइन आटा 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया गया, जबकि थोक सतह पर गंदम की कीमत 103 रुपये किलो तक पहुंची। दाल माश 335 रुपये किलो, दाल मूंग 225 रुपये किलो, दाल अरहर 390 रुपये, दाल मसूर साबित 210 रुपये, दाल चना 200 रुपये, जबकि बेसन की कीमत 185 रुपये तक पहुंच गई। खाने पीने की दीगर अशिया अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गईं। इजनास की कीमतों में होश रुबा इजाफा करके मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। नाजरीन, साल के आखिरी कारोबारी दिन 30 दिसंबर में भी अमरीकी डॉलर 2022 की पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में पोजीशन मजीद मुस्तहकम रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल के आखिरी दिन कारोबार का मस्बत आगाज हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 175 पॉइंट्स के इजाफे से 39,923 पर आ गया था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। नाजरीन, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स हुक्काम ने खुले समंदर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी।
डिप्टी डीजी पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी कमोडोर आमिर इकबाल और एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स अली रजा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स हुक्काम ने खुले समंदर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए मालियत की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। स्मगलर्स ने सबूत मिटाने के लिए मंशियात समंदर में फेंक दी थी, लेकिन पाकिस्तान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अनथक मेहनत के बाद मंशियात को पानी से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। समंदर में फेंकी गई मंशियात में 128 किलोग्राम आइस क्रिस्टल और 2500 किलोग्राम हशीश बरामद हुई। तर्जुमान मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक 3 कश्तियों में मौजूद 19 स्मगलर्स को हिरासत में ले लिया गया। नाजरीन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने इंतज़ामिया को इंदिया दे दिया है कि शहर की हालत ठीक करने के लिए दिन रात काम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि शहर की हालत ठीक करने के लिए शहर भर के पुलों, फ्लाईओवर्स के नीचे तजावुज़ात का फिलफौर खात्मा किया जाए, जबकि ट्रैफिक की बहाली के लिए सड़कों पर पड़े हुए गड्ढे की मुरम्मत के साथ मुसाफिरों और राहगीरों की सहूलत के लिए अवामी गुजरगाहों और फुटपाथों की फौरी मुरम्मत की जाए। नाज़रीन, चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक की बहाली और ट्रैफिक कवानीन का जायज़ा लेने के लिए एक अहम इजलास हुआ। इस मौके पर DIG ट्रैफिक अहमद नवाज ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से 200 से ज़ायद चार्ज पार्किंग के परमिट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि शहर में दफ़ा 144 नाफिज करके गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट बनाने वालों के खिलाफ भी आज से कार्रवाई की जाए। कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले करते हुए शहर में हैवी गाड़ियों के दाखिले के मुतालिक अदालती फैसले पर सख्ती से अमल दरामद के साथ काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इजलास में कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद मंगरीजो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख और हुकाम मोटरवे पुलिस भी शरीक थे। नाज़रीन, चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरिस्टर अमजद मलिक ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर अमजद मलिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया, जिनमें गल्फ़ में मुकीम तारिकीन वतन के लिए मशीन रीडेबल पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी में इजाफी नेकोब कार्ड की शर्त का खात्मा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इजाफी फ़ोन की टैक्स फ्री सहूलत, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के लिए बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त और 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पार्लियामान में नुमाइंदगी, उनके जायज़ मुतालबात का हल और इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की सिफारिश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम गुजारिशात पर गौर करने का इंदिया दिया। नाजरीन, साइकिल पर दुनिया घूमने वाली ब्राज़ीलियन फैमिली एक रात के लिए सिंध डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी पुलिस की मेहमान बन गई। चर्च ऑफ नामी सयाह अपनी 3 बेटियों 8 साला योमी, 10 साला सहा और 16 साला जमानजा के हमरा 2.5 साल कबल ब्राज़ील से साइकिल पर दुनिया घूमने निकले थे। चर्च ऑफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए बरास्ता ईरान पाकिस्तान में दाखिल हुए। ब्राज़ीलियन सयाह बलोचिस्तान के रास्ते हब रिवर रोड कराची पहुँचे। कराची पहुंचने पर SHO सईदाबाद, सब इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन और जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सईदाबाद मोहम्मद आतिफ कासमी ने ब्राज़ीलियन सयाह और उनकी फैमिली का इस्तकबाल किया और सिंध की सकाफत सिंधी अजरक का तोहफा पेश किया और खुसूसी डिनर का भी एहतमाम किया, जबकि एक रात गुजारने के लिए थाना सईदाबाद में रिहाइश का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर ब्राज़ीलियन सयाह फैमिली ने खुशी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए। सरबरा इन्फेक्शन डिजीज़ डॉ ओझा अस्पताल प्रोफेसर सईद खान ने कोरोना के नए वेरिएंट के हवाले से बताया है कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 है। इससे मुतासरा शख्स 20 लोगों को मुतासर कर सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में बड़ी तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं, जबकि सब वेरिएंट BF से चीन में 10 करोड़ 7 अफराद के मुतासर होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ताहाल ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, ताहम नए साल की आमद और चीनी न्यू ईयर के बाद खदशा है केसेस में तेजी से इजाफा हो।
प्रोफेसर सईद के मुताबिक चीन में लोगों को सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन लगाई गई। चाइनीज़ वैक्सीन के बायस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी सही तौर पर पैदा नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान में चाइनीज़ के साथ अमरीका, रूसी, दीगर वैक्सीन लगाने से फ़ायदा हुआ है। सरबराह इन्फेक्शन डिजीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में काफ़ी हद तक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मौजूद है। प्रोफेसर ने मशवरा देते हुए कहा कि कोरोना की इस किस्म में अमवात का तनासुब भी 2% है। सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो लाजमी लगवाएं। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें, और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लाहौर से ज्वाइन करेंगी सबा चौधरी, और सबा चौधरी के बाद फिर से मेरी आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, नए साल का आगाज हो चुका है। तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से हाथ उठा लिए। साल 2022 में भी पुलिस जुराइम कंट्रोल कर सकी, ना ही जुराइम पेशा अफराद को नकेल डाल सकी। गुज़िश्ता साल में कत्ल, डकैती, रॉबरी, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों के 2,58,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। साल 2021 लाहौर में 1,77,535 मुख्तलिफ जुराइम के मुकदमात दर्ज हुए थे। अदादो शुमार के एतबार से जुराइम की शरह में 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि सरबराह लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता 3 माह में जुराइम की शरह में 15% कमी का दावा किया। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मीडिया के हवाले से। साल 2022 भी तलख और शीरीं यादों के साथ रुखसत हो गया। नाज़रीन, ये साल लाहौर की फनी दुनिया में काम करने वालों के लिए कैसा रहा? नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर में पहली मर्तबा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जिलानी पार्क में चाय फेस्टिवल का इनकाद किया गया, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के 70 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लाहौरी सर्दी में मुख्तलिफ इक़साम की चाय पीकर लुत्फ़ अंदोज़ हुए। देखिए इफ़ज़ाल तालिब की रिपोर्ट। लाहौर में पहली बार पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से जिलानी पार्क में चाय फेस्टिवल सजाया गया है। फेस्टिवल में बेहतरीन जायके की चाय फरोख्त करने वाले लोकल और इंटरनेशनल मारूफ ब्रांड्स के 70 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। ड्रम बीटर्स, कल्चरल डांसेस, बच्चों के लिए मैजिक शो और फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जुमान समेत नामवर कैरेक्टर्स भी फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। मारूफ गुलूकार अबरारुल हक, साहर अली बग्गा और मलकू भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। हमारा मकसद क्या है कि आवाम को तफरीह प्रोवाइड करना है, या आवाम को वो प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे आके वो इंजॉय कर सकें, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग कर सकें। चाय पीने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद ने जिलानी पार्क का रुख किया। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और वैसे भी विंटर्स हैं, बच्चों की वेकेशन चल रही हैं, तो बच्चों के साथ बड़ा अच्छा आउटडोर हो गया है। महफूज और क्वालिटी फूड पहुंचाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए हैं, और उन सारे इकदाम को अवेयर कराने के लिए हम लोगों ने इतने बड़े लेवल पे इस तरह का एक फेस्टिवल अरेंज किया है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हम फैमिली के साथ आए हैं और फ्रेंड के साथ आए हैं, और एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, उनके साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए टी फेस्टिवल को एंजॉय करने आई हूँ। फेस्टिवल में शहरियों को तफरीह फराहम करने का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी जारी रहा। हमने यहाँ पर सब पूरे पंजाब से इकट्ठा किया लोगों को, जो ढाबे भी हैं, खोखे भी हैं, अच्छे ब्रांड्स भी हैं, उन सबको इकट्ठा मिक्स किया उनको, और प्रमोट कर रहे हैं कि अच्छी चाय बनाने के तरीके क्या हैं और अच्छी चाय को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। 3 रोज़ा फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह के लिए झूलों का एहतमाम भी किया गया है। नाजरीन, पंजाब में आटे की कीमत साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इस वक्त पंजाब में आटा 140 रुपए किलो हो गया, जिससे 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1,900 रुपए हो गई। इसकी क्या वजूहात हैं, बता रहे हैं रिजवान आसिफ अपनी रिपोर्ट में। लाहौर में चक्की आटा की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी किलो आटा 140 रुपए का हो गया। पंजाब में 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1,900 रुपए हो गई, जबकि स्मगलर्स पंजाब हुकूमत का 1,295 वाला सरकारी आटे का थैला दुकानदारों से 1,400 रुपए में खरीद कर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2,400 रुपए पर स्मगल कर रहे हैं।
स्मगलिंग की वजह से पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4,450 रुपए तक जा पहुंची है। बिल्कुल ही आटा नहीं मिल रहा है कि भाई वहाँ इतनी एक्सलील हो रही है कि भाई सुबह 5 बजे वहाँ आंदी है कि भाई 11-12 बजे तक खड़े रहते नहीं। हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, गरीब आदमी को तो जीना महंगा कर दिया इन लोगों ने। आटा महंगा भी है और मिलता भी नहीं पिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम की किल्लत और तलब से कम कोटे को मसाइल का सबब करार दिया। जो आटे की स्मगलिंग है, देखें पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है हर शहरी को कि वो एक रेट पे आटा खा सके। सो स्मगलिंग नहीं है, ये लोकल मैनेजमेंट है हमारी, जिस पे हम पंजाब की सब्सिडी की वजह से पंजाब का आटा कहते हैं कि पंजाब में रहे, लेकिन जो प्राइवेट गंदम है उसका आटा जाने पे ये स्मगलिंग नहीं कहा जाता। महकमा खुराक पंजाब के हुकाम का कहना है गंदम आटा स्मगलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन जारी है। अवाम के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। नाजरीन, बात करेंगे लाहौर के बिगड़ते हुए फ़िज़ाई आलूदगी के एक और साल की। इस साल भी पिछले साल और उससे पहले वाले साल की तरह लाहौर मुसलसल दुनिया की सबसे आलूदा शहरों की फहरिस्त में नुमाया रहा, जिसके एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग कुछ दिनों में 400 से तजावुज़ कर गई। मौसम सरमा की आमद के बाद से ही माहौलियाती माहिरीन और रिहायशी यकसा तौर पर सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के हवाले से हुकूमत के झूठे वादों पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते नजर आए। लगता है हुकूमत के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि सनती यूनिट्स और गाड़ियाँ फ़िज़ा को बदस्तूर आलूदा कर रही हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ियों का अखराज 50% आलूदगी का जिम्मेदार है। इसके अलावा ईंटों के भट्टों और फसलों की बाकियात को जलाने से भी फ़िज़ाई आलूदगी फैल रही है। अब बात हो जाए कुछ खेलों के हवाले से। साल 2022 पाकिस्तान की खेलों के लिए ज़्यादा खुशियां नहीं ला सका। क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव रहा तो कौमी खेल हॉकी के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। एथलेटिक्स में अरशद नदीम और वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट के गोल्ड मेडल ने कुछ लाज रखी। फुटबॉल में मेंस और विमेंस की बहाली का साल रहा। खिलाड़ियों ने नए साल में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस देने का अज़्म किया। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको एक बार फिर कराची से ज्वाइन करेंगी महविश सिद्दीक आज के मेहमान खसूसी फाउंडर अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां मारूफ एंकर जावेद चौधरी आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अमजद साकिब से, जो कि फाउंडर हैं अखुवत फाउंडेशन के, और हालिया सैलाबी आफत में सैलाब ज़दगान के बहाली इमदाद में उन्होंने खुसूसी खदमात पेश की हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है और मैं दिल से इनका एहतराम करता हूँ। ये वो शख्स है जो अब तक 180 अरब रुपया तकसीम कर चुके हैं। अखुवत फाउंडेशन इनका एक इदारा है और बड़ा ही शानदार इदारा है जिसने बिला सूद कर्जे देना शुरू की। और जब ये स्कीम शुरू की हुई थी, जब ये इदारा शुरू हुआ था, तो मैं उस वक्त से इनके साथ वाबस्ता हूँ। डॉक्टर साहब की पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त है और विजन बड़ा क्लियर है। ये हर ऐसा काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो सकता है। सैलाब के अंदर इन्होंने बहुत काम किया। अब सैलाब पे ही हम आज इनसे बात करेंगे, क्योंकि महसूस ये होता है कि सैलाब ज़दगान को हम भूल चुके हैं, जबकि वो 3.5 करोड़ लोग आज भी आप लोगों की मदद का इंतज़ार करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये सैलाब ज़दा इलाकों को और जो लोग इसका शिकार हुए सैलाब का, कौम भूल नहीं गई वैसे? जी, यही जो सब गिला है हमें अपने आप से कि हमने इनको फरामोश कर दिया। ठीक है, बात यह है कि सैलाब आया, कौम ने बेपनाह मोहब्बत का मुजाहरा किया और दिल खोल के तावन किया, उनके पास गए, उनको हमारी तरह बहुत सारी और आपने भी बहुत काम किया, बहुत सारी और तंजीमों ने काम किया, लोगों ने इनफरादी सतह पे काम किया, हुकूमत ने भी अपनी सतह पर बहुत काम किया। अच्छा, अब बात यह है कि पहले 2-2.5 महीने तो फ़ौज पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत ज़्यादा रेस्क्यू में और रिलीफ में काम किया। ठीक, तो 2-2.5 महीने तो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कहें कि हमारी आंख का तारा बने रहे, हम भागे, हमारे दिल पे चोट लगी और हमने कहा कि इनकी मदद करनी है। पूरे पाकिस्तान खाना भी गया, राशन भी गया, खैमे भी गए, दवाइयाँ भी गई, डॉक्टर भी गए, दवाइयाँ भी गईं, बहुत कुछ गया। अब मसला ये है कि ये है, जिस तरह हम समझते हैं ना कि 3 हिस्से हैं। एक है रेस्क्यू,
ٹھیک، جس میں آپ پانی میں گھرے ہوئے یا ان کو نکال لیتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں، پھر ہے ریلیف. ٹھیک، ریلیف میں یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے ان کو کسی محفوظ مقام پہ رکھ کر ہم کھانا پینا دوائی وغیرہ دیتے ہیں. یہ دونوں مرحلے تو بخوبی طے ہو گئے. مشکلات بہت سی آئیں، نقصان بھی بہت ہوا، لیکن بہرحال اس قوم کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے اس میں پورا بھرپور اپنا حصہ لیا. ایمرجنسی میں بڑا زبردست کام کرتے ہیں ویسے. اب تیسری چیز ہے سر ریسکیو، کہ ریلیف کے بعد کیا ان لوگوں نے وہیں پڑے رہنا، بحالی جو ہے، بحالی کیا وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، کیا ان کے گھر تعمیر نہیں ہوں گے. اس سخت سردی میں ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائے؟ کیا وہ خیمے میں بیٹھے؟ ان برفیلی ہواؤں میں کیا وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ پھر اگلی بات، چھت نہیں ہے، کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی دیکھیں بے پردگی کا کیا عالم ہے کہ 2 مہینوں سے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں خیموں میں سڑک کے کنارے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ان کو آپ نے وہیں بٹھانا ہے؟ ابھی بھی کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، ابھی پانی کھڑا ہوا. جی ہاں، ابھی سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، کہاں پہ؟ سندھ کے اندر، سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر دیکھیں، جا کے جعفر آباد ڈسٹرکٹ میں دیکھیں، جیکب آباد کے قریب جا کے دیکھیں، ابھی بھی پانی جو وہاں پر آہستہ 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 کہیں آگے نکل رہا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ چاول کی فصل تو ہوئی برباد بارشوں کی وجہ سے. اس کے بعد 15 نومبر کے قریب کہا جاتا ہے کہ گندم کاشت ہو جانی چاہیے، اور اب آپ دیکھیں کہ اگر ان علاقوں میں گندم بھی کاشت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ 2 فصلیں خراب ہو گئیں. اچھا اب اس کا فرق انفرادی سطح پر بھی ہے، یعنی اس شخص کی غربت میں کتنا اضافہ ہوا، اور پھر کوئی سوچے کہ اس کا قومی پیداوار پہ بھی اثر ہے کہ اگر گندم نہیں ہوگی تو اس شخص کا نقصان تو ہے ہی، لیکن قوم کا نقصان بھی تو ہے. کہاں سے گندم باہر سے منگوانے وہ شخص بھی بھکاری بنے گا اور قوم بھی بھکاری بنے گی. یعنی فرد کی جو ابتر صورتحال جو ہے that will ultimately translate into the national calamity. تو اس فرد کو ہم کیوں نہیں دوبارہ سے گلے لگا. اچھا یہ فرمائیے کتنے لوگ اس میں متاثر ہوئے اور کتنے گھر ٹوٹے سارے؟ سر یہ میں حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ سروے کرے. تو لیکن بہرحال 1 کروڑ سے زائد لوگ تو یقینی طور پر جو ہیں اس وقت بھی مدد کے مطلب اس وقت ایبسولوٹلی سر. آپ مجھے بتائیے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ متاثرین کی تعداد جو 3.5 کروڑ ہے جی، اگر آپ 5 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں تو اب آپ کا خیال یہ کہ 1 کروڑ لوگ آج بھی مدد کا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر 5 لاکھ گھر تباہ ہوئے تو اس میں کتنے گھر بنے؟ ٹھیک، آپ خود اندازہ کیجیے. ویسے کتنے بنے آپ کے؟ یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں سب لوگوں سے، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، حکومت سے بھی پوچھ رہا ہوں، مختلف صوبائی حکومتوں سے بھی پوچھ رہا ہوں. لیکن کوئی ڈیٹا اس پہ کریٹ نہیں ابھی آپ کے سامنے. آپ سے زیادہ باخبر شخص تو کوئی نہیں ہے کہ کسی نے بتایا ہے آپ کو، کسی اخبار میں کوئی بیان آیا؟ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہ فیڈرل گورنمنٹ نے بتایا نہ کسی پرمیشن گورنمنٹ نے بتایا. اتنے گھر بنا دیے کیونکہ ابتدا میں مختلف حکومتوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم 3-3 لاکھ روپے ہر گھر کو دیں گے جو گھر گر گیا. تو میرے لیے یہ نیوز ہوگی کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ان میں سے کتنے پیسے دے دیے گئے. ویسے آپ نے کتنے گھر بنائے ڈاکٹر صاحب اپنے لیول پہ؟ سر ہمیں دیکھیں ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے جو وسائل ہیں وہ حکومتوں کے وسائل کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے. ہماری طرح اور بھی بہت سارے الخدمت ہے، بہت سارے اور ادارے ہیں جو گھر بنا رہے ہیں. تو مل جل کر میرا خیال ہے کہ 10-15 ہزار گھر بنے ہوں گے بس. مطلب یہ تو ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا. ہم نے ریلیف میں جب کام کیا تو 80,000 خاندانوں کو ہم نے اس ریلیف کے پروسیس کے تحت 2 مہینے 2.5 مہینے کے اخوت کی بات ہے. جی صرف اخوت 80,000 لوگوں کو، 80,000 خاندانوں کو، کہ ان کو 2-2.5 مہینے کے لیے خوراک، خیمے، دوائی، پیسے، راشن، یہ وہ. اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ وسائل آپ جیسے لوگوں کے توسط سے ہمیں ملتے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ کم از کم 20,000 خاندانوں کو ہم ریہیبلیٹیشن کا پیکج دیں گے، جس میں گھر کی تعمیر ہوگی، جس میں زراعت کا قرضہ ہوگا، جس میں کاروبار برباد ہو گیا اس کو بحالی ہوگی، جس میں لائیو سٹاک ہوگا. تو اس 20,000 میں اب تک ہم 10,000 تک الحمدللہ پہنچ. 10,000 آپ نے بنا دیے؟ جی 10,000. اس میں کوئی 6-7 ہزار گھر ہیں، باقی جو ہم نے مختلف قرضے دیے ہیں مختلف کاموں. ویسے کتنا قرضہ دیا اب تک آپ نے؟ سر دیکھیں آپ سن کے حیران ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں گھر کتنے کا بنتا ہے. ہم نے جو لوگوں سے پوچھا لوگ کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپے چاہیے، 1.5 لاکھ روپے چاہیے، 2 لاکھ روپے چاہیے. تو وہ گھر ایسے نہیں ہیں کہ جس میں 3 بیڈ روم ہوں،
وہ ایسے نہیں ہیں جس میں ٹی وی لاؤنج ہو، جس میں ہر کمرے کے ساتھ ایک باتھ روم ہو. لوگوں کا ایک کمرہ، 2 کمرہ، ایک برآمدہ، ایک کچن ہے. یہی جیسے دیہات میں گاؤں میں رہتے ہیں. آپ کسی دیہات میں جائیں تو یہی کچھ وہاں پر ہے. تو ہم نے ایسے ابھی تک تقریباً 10,000 کے قریب ایسے گھر آئیڈینٹیفائی بھی کیے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 90% جو ہم نے پیسے دیے ہیں نا، چوہے صاحب آپ حیران ہوں گے کہ گھر بن بھی چکے ہیں. لوگ ان میں رہ بھی رہے ہیں، اس سردی کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. ہم اس کام کو بڑے سکیل پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے نا، وہ ایک کریٹو اپروچ کے ذریعے سے ایک ماڈل بناتی ہیں. اس ماڈل کو سکیل پہ کون لے کے جاتا ہے؟ جس کے پاس وسائل ہو، حکومت لے کے جائے گی، پرائیویٹ سیکٹر لے کے جائے گا. تو ہم آپ کے توسط سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دل پہ دستک دینا چاہتے ہیں، بلکہ حکومت کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کی طرف توجہ دے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ ایک گھر کے لیے آپ کتنا قرضہ دیتے ہیں اور اس قرضے کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ؟ جی ایک گھر کے لیے سر ہم 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے ہماری رینج ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایوریج جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اس میں 4 سال میں ہم وہ وصول کرتے ہیں. اب کسی شخص نے 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے لیا تو وہ 4 سال میں دے گا، اور کوئی سود کے اس میں شامل نہیں ہے، کوئی انتظامی اخراجات اس میں شامل نہیں ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے نا کہ 4 لاکھ روپے آپ نے مواخات کے جذبہ کے تحت ایک بھائی کو دیے، اور اس نے آہستہ آہستہ 2,000-4,000 مہینے کی قسط کر کے 5 سال میں 4 سال میں واپس کر دیے. تو یہ، اور اس میں ہمارے پورے ملک میں تقریباً 850 دفاتر ہیں. ہمارے دفاتر 55 وہ اضلاع شامل ہیں جہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی. وہاں پر جو ہمارے دفاتر میں کارکن ہمارے موجود ہیں، وہ ان کی تو ہاتھوں کی لکیروں کی طرح ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر پانی آیا، کہاں پر گھر گرا اور کہاں پر نقصان ہوا. تو وہ خود سے جا کے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کو اپنے گھر کے لیے بنانا قرض حسن چاہیے تو ہم پیش کرتے ہیں. جو صاحب میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو سیلاب سے پانی آپ کا گھر گرا ہے، ویسے اگر کبھی گھر گر جائے یا پرانا ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، تو آپ کیسے بناتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حکومت سے تو پیسے نہیں لیتا، نہ میں خیرات مانگتا ہوں، میں کسی دوست سے ادھار لیتا ہوں یا خود تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر آج میں تمہارا دوست بن جاؤں، اخوت تمہاری دوست بن جائے اور تم کو وہ پیسے دے، تو کیا تم واپس کرو گے؟ تو اس نے کہا جی کیوں نہیں واپس کروں گا، میں بھیک تو لینا ہی نہیں چاہتا، میں اپنی عزت نفس کا سودا کیوں کروں؟ میں وہ پیسے لوں گا اور اس لیے واپس کروں گا کہ آپ نے کسی اور کا گھر بنانا ہے. یعنی ایک نیکی کا ایک تسلسل ہے. تو یہ ہمارا، ہم پہلے دل سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترقی جو ہے وہ بھیک یا خیرات سے نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو پیسے مفت میں بانٹنے کی بجائے اگر آسان شرائط پر قرض حسن دے دیں تو یہ آج تک شاید 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ گھر بن چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا آپ کے فیوچر کے پلان کیا ہیں اور کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور باقی جو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر یہ صدقہ کرنا چاہیں، خیرات کرنا چاہیں، آپ کی ہیلپ کرنا چاہیں اور آپ کے ذریعے بلکہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے بنیادی طور پر تو ہمارا کام 2 ہی کام ہم کرتے ہیں. ایک ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں کاروبار کے لیے، اور ایک ہم تعلیمی ادارے ہم بنائے ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور 10 سال بعد فیس دو. یہ تو ہمارے بنیادی کام وہ پرانے کام ہیں. لیکن امیڈیٹ فوکس ہمارا اپنے ان بھائیوں کی دادرسی ہے جو اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گھر چاہیے. تو امیڈیٹ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کی زکوٰۃ نکالیں. آپ کا گھر 2 4 5 7 10 کروڑ کا ہے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آباد رکھے، کسی کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ جو 10-15 لاکھ گھر اگر بننے ہیں یا 5-7 لاکھ گھر بننے ہیں، یہ ہمارے قومی وجود کا حصہ ہے. ٹھیک، آپ کتنے گھر بنانا چاہتے ہیں؟ ہم کم از کم 20,000 گھر. 20,000. دیکھیں 20,000 آپ نئے گھر بنانا چاہتے ہیں تو ابتدا تو میں کرتا ہوں ایک گھر کا، تو آپ ایک گھر کا میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور اب آپ کو کتنے لوگ چاہیے؟ 19,999 لوگ ہو رہے ہیں. چوہے صاحب کیا اس پاکستان میں 19,999 لوگ بھی نہیں ہیں جو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے دیتے ہیں؟ صرف آپ کے اسلام آباد کی ایک سیکٹر میں چلے جائیں تو 19,000 افراد ہوں گے جو 19,000 افراد کو آباد کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ مواقعات ہے. تو اگر اس ملک کے نظام کو آپ نے بدلنا ہے، یہاں پر ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے،
تو سب سے پہلے عوام کو اس مواقعات کے اصول کو اپنانا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو 19,999 لوگ ہیں، یہ آپ کو پر پرسن کتنے پیسے دیں؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ 20,000 لوگ اپنے گھروں کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ. اگر آپ میں سے ہر شخص، یعنی 20,000 لوگ جن میں سے ایک ذمہ داری میں اٹھا چکا ہوں، تو 19,999 لوگ ہمیں اور چاہیے. تو اگر آپ میں سے ہر شخص صرف 1.5 لاکھ روپے اپنے گھر کا صدقہ دے دیں، اپنے گھر، اپنی اس چھت کا جس کے نیچے آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ دے دیں، تو آپ کی وجہ سے 20,000 خاندان اپنے گھروں میں بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ کی طرف سے بھی میسج ہے، میری طرف سے میسج ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ملک میں 20,000 لوگ بھی نہیں نکل سکتے تو پھر ہمیں اس ملک کو ملک نہیں کہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ڈاکٹر امجد ثاقب کا خصوصی انٹرویو اور ہفتے بھر کی اہم خبریں. ناظرین، اب ملیں گے آئندہ ہفتے ایسی بہت سی خاص خبروں کے ساتھ. مجھے مہوش صدیق کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے کاسموپولیٹن.